हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जीके स्टडी मास्टर। जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्लास को कंप्लीट किया और कंटेंट के मुताबिक हम लोग रूल वाइज चल रहे हैं। जैसे कि पहला हम लोग था डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इंडिया में कितने यूरोपियन आए, किस तरह आए, क्या करने आए और यहाँ पे किस तरह सेटल हो जाते हैं, ये सब हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उससे पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखें जिससे आप लोगों को आइडिया हो कि हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। सो लेट स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न इंडिया या मेडिवल इंडिया में ट्रेड होता था यूरोपियन के साथ या एंशियन में भी था? एंशियन में भी था। एंशियन में भी हम लोग किससे ट्रेड किया करते थे? इंडिया के साथ हम लोग, इंडिया का ट्रेड हुआ करता था किससे? ग्रीक के साथ। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया में इंटर करने के दो ही रास्ते हुआ करते थे। एक हुआ करता था सी रोड और दूसरा हुआ करता था रोडवे। अगर हम लोग रोडवे की बात करते हैं तो रोडवे से हम लोग कैसे इंटर कर सकते थे इंडिया में? सबसे पहले वो देखते हैं बालखंड के रास्ते से तुर्की, पर्शिया, ईरान, इराक, देन अफगानिस्तान। उसके बाद हम लोग इंटर करते थे कहाँ? इंडिया में। ये क्या था? रोडवे था। और किस तरह से हम लोग पासेस के द्वारा इंडिया में इंटर करते थे? पासेस देखते हैं। सबसे पहले पासेस क्या होते हैं? दो पहाड़, ये देखिए, ये दो पहाड़ है। पहाड़ के बीच वाले रास्ते जहाँ से रास्ता होता है कि आदमी क्रॉस या आप जा पाए, वो वही पास कहलाता है। इंडिया में इंटर करने के चार पास हुआ करते थे। एक हुआ करता था खैबर पास, दूसरा खुर्रम पास, तीसरा बोलन पास और चौथा कोमल पास। ये था हमारा रोडवे। अब देखते हैं सी वे कि कैसे सी वे के जरिए हम लोग इंडिया में इंटर करते थे। इंडिया में इंटर करने के लिए अगर सी वे के रास्ते से जाए तो सबसे पहले हम लोगों को यूरोप से आने के लिए मेडिटेरियन सी को क्रॉस करना होता था। उसके बाद ब्लैक सी, देन रेड सी, उसके बाद गल्फ ऑफ पर्शिया, देन लास्ट जो हुआ करता था अरेबियन सी। ये था हमारा रोडवे और ये हमारा था सी वे। जब हम लोग सी रूट से आते थे तो हम लोग को मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, रेड सी, गल्फ ऑफ पर्शिया एंड अरेबियन सी, ये सब सी से क्रॉस करने के बाद हम लोग इंडिया में इंटर करते थे। अब आगे आते हैं हम लोग 15वीं सेंचुरी में। जब हम लोग बात करते हैं 15वीं सेंचुरी की, फिफ्टीन सेंचुरी में जिस तरह से आप लोग जानते हैं एक एम्पायर हुआ करता है जिसका नाम है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान जो हुआ करते थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था। कैप्चर कर लेते हैं क्या, जिसे जाना जाता है कुस्तुनतुनिया, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। जिस कंट्री का नाम था कुस्तुनतुनिया, या हम लोग बोल सकते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल।
कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कैप्चर करने की वजह से हम लोग को क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल या जिसे हम लोग कुस्तुनतुनिया कहते हैं, ये लिंक हुआ करता था बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। ये सी रूट नहीं, ये रोड हुआ करता है, जिससे इंडिया में इंटर करने के लिए आपको कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल से क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन इसको कैप्चर कर लिया जाता है ओटोमन एम्पायर के जरिए, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, ये लिंक था, लिंक क्लोज कर दी जाती है इंडिया और यूरोप में, जिसकी वजह से 15th सेंचुरी में ही डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ शिप बिल्डिंग। जैसा कि आप लोग सब अच्छे तरीके से जानते हैं, शिप बिल्डिंग स्टार्ट करने वाले कौन थे, जिसको हम लोग पुर्तगालीज के किंग, पुर्तगालीज किंग जिनका नाम क्या था, डॉन हेनरिक। डॉन हेनरिक को सब जानते हैं। इनका दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने ही शिप बिल्डिंग की डेवलपमेंट की, जिनका नाम क्या था, पुर्तगालीज के किंग थे डॉन हेनरिक, जिसे हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था। अब ये देखते हैं हम लोग 1487 में बार्टोलोनियस डियाज डिस्कवर क्या करते हैं, साउथर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, जिसे किस नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग साउथर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका की बात करें, इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, कैप ऑफ गुड होप। इसके बाद स्पेन के कैपिटल से जो स्पेन का कैपिटल क्या रहता है, मैड्रिड। 1494 में एक व्यक्ति यहाँ से निकलते हैं, जो किस लिए निकलते हैं, ट्रेड के लिए निकलते हैं। वो चाहते हैं कि उनको स्पाइसेस मिले, कहाँ, इंडिया आने के लिए। वांट टू कैम इन इंडिया, बट जिस तरह से आप सब जानते हैं, वो डिस्कवर किसकी कर देते हैं, अमेरिका की, डिस्कवर अमेरिका। उसके बाद आप सब जानते हैं पुर्तगालीज के कैपिटल से उस समय पुर्तगालीज का कैपिटल क्या हुआ करता था, लिस्बोन। 1497 में ही एक व्यक्ति यहाँ से पुर्तगालीज के कैपिटल से निकलकर और आते हैं कहाँ, इंडिया की तरफ ही, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो हमारे हिंदुस्तान में कब आते हैं, यह हमारे हिंदुस्तान में आते हैं 20 में 1498 ईस्वी में। अब हम लोग बात करते हैं किसके, पुर्तगालीज की, क्योंकि पुर्तगालीज ही पहला कंट्री रहता है जो हमारे इंडिया में शिप बिल्डिंग के द्वारा या सी रूट के द्वारा हमारे इंडिया में इंटर करते हैं। अब हम लोग किसके बारे में टॉपिक पढ़ेंगे, पुर्तगालीज के बारे में।
आइए अब हम लोग सबसे पहले जो हमारे यूरोप से आने वाले देश है पुर्तगीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। पुर्तगीज़, तो आप अपना हेडिंग डाल सकते हैं पुर्तगीज़। जिस तरह से हम लोगों ने बात किया 1498 में वास्को डी गामा फर्स्ट यूरोपियन रहते हैं जो अराइव करते हैं इंडिया में बाय सी रूट के द्वारा। आप भी जानते हैं यूरोपियन क्यों आते हैं, क्योंकि यूरोपियन को ट्रेड करना होता है और इंडिया और यूरोपियन के लिंक पहले ही से ही क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सी रूट के द्वारा इंडिया में इंटर करते हैं। वास्को डी गामा इंडिया में तो इंटर करते हैं, लेकिन आते कहाँ पर है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आते हैं कालीकट इन केरल, जिनका स्वागत किसके द्वारा किया जाता है? वहाँ के किंग जिनका नाम रहता है जामोरिन के द्वारा इनकी स्वागत की जाती है। उसके बाद जब ये रिटर्न होते हैं 1499 में, कहाँ से? गोवा से रिटर्न होते हैं विथ स्पाइसेस के साथ। और जब ये पुर्तगीज जाते हैं तो ये स्पाइसेस को वहाँ बेच देते हैं, लेकिन इनको प्रॉफिट दो नहीं कम से कम 5-6 गुना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सेकेंड बार इंडिया में इंटर करते हैं। लेकिन अगर बात करें हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं इनके द्वारा 1498 में पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो ये शिप में आते हैं, जिस शिप बिल्डिंग की ये डेवलप करते हैं या इसी शिप बिल्डिंग से ये इंडिया में इंटर करते हैं, उस शिप का क्या नाम रहता है? उस शिप का नाम रहता है साओ कैब्रियल। ओके, उसके बाद जो सेकेंड पुर्तगीज आते हैं उनका नाम रहता है पेड्रो एल्वेरेज कैब्रियल, जो 1500 ईस्वी में आते हैं। ये सेकेंड पुर्तगीज रहते हैं जिनका नाम आता है पेड्रो एल्वेरेज कैब्रियल, जो 1500 ईस्वी में आते हैं। लेकिन वास्को डी गामा सेकेंड टाइम अराइव करते हैं इन इंडिया में 1502 ईस्वी में। वास्को डी गामा अराइव इन इंडिया अगेन। ओके, इसके बाद देखते हैं हम लोग (1503) ईस्वी में इस्टेब्लिश होता है फर्स्ट फैक्ट्री पुर्तगीज के द्वारा। कहाँ पर? कोचीन में। और सेकेंड फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है 1505 ईस्वी में। सेकेंड फैक्ट्री इस्टेब्लिश या फाउंड किया जाता है कहाँ पर? कैनोर पर। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज कौन बनकर आते हैं? फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज जो रहते हैं, ये रहते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 से 1509 तक ये गवर्नर ऑफ पुर्तगीज बनकर हमारे इंडिया में अराइव करते हैं। जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज रहते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये हरा देते हैं किसको? एरबियन को। कहाँ पर? एरबियन सी पर। और कैप्चर कर लेते हैं एरबियन सी को, जिसको किस नाम से जाना जाता है? द ब्लू पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। द ब्लू पॉलिसी ऑफ अल्मीडा।
पोर्तुगीज एम्पायर इस्टेब्लिश होता है इंडिया में। अब जब ये इंडिया में इस्टेब्लिश होता है तो इसका कुछ तो नाम होगा, देखते हैं क्या नाम रखा जाता है। इनका नाम रखा जाता है पोर्तुगीज एम्पायर का एस्टेंडो डी इंडिया। उसके बाद सेकेंड पुर्तगीज गवर्नर आते हैं, सेकेंड पुर्तगीज गवर्नर जिनका क्या नाम रहता है, उनका नाम रहता है अल्फोंसो डी एल्बुकर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यू और ई साइलेंस होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्फोंसो डी एल्बुकर। ओके, आगे देखते हैं। अगर रियल फाउंडर पूछा जाए पुर्तगीज एम्पायर का तो ये कौन हो जाएंगे, ये यही हो जाएंगे, अल्फोंसो डी एल्बुकर वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। (1510) ईस्वी में अल्फोंसो डी एल्बुकर हरा देते हैं, ये डिफीटेड कर देते हैं, किसको हरा देते हैं, विजयपुर के सुल्तान को, जिनका क्या नाम रहता है, यूसुफ आदिल अली शाह। यूसुफ आदिल शाह, जिनको ये डिफीटेड कर देते हैं और कैप्चर कर लिया जाता है। क्या यूसुफ आदिल अली शाह से कैप्चर किया जाता है, क्या कैप्चर गोवा। 1511 ईस्वी में कैप्चर किया जाता है पुर्तगीज के द्वारा, क्या मलाक्का। और पुर्तगीजी रहते हैं जो अपने समय पर जहां इनके समय रहते हैं वहां पे प्रोहिबिटेड कर देते हैं, क्या ही प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सती सिस्टम को ख़त्म करने वाले या बैन करने वाले इंडिया में कौन है, तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, राजा राम मोहन रॉय नहीं थे बल्कि विलियम बेंटिक थे। राजा राम मोहन रॉय विथ हेल्प विथ किनके, विलियम बेंटिक। ओके, लेकिन 1524 ईस्वी में थर्ड टाइम अराइव होता है वास्को डी गामा का। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा ही पढ़े कि वास्को डी गामा इंडिया में सेकेंड टाइम आते हैं, उसके बाद नहीं आते, लेकिन वास्को डी गामा इंडिया में 3 टाइम आते हैं। लेकिन किस पोस्ट में, जब ये लास्ट टाइम आते हैं 1524 में, तो ये किस पोस्ट में आते हैं, एज अ वाइसरॉय। लेकिन वास्को डी गामा ही एक ऐसे पुर्तगीज रहते हैं जो इंडिया में ही इनकी डेथ होती है। उसके बाद आगे चलते हैं। जो थर्ड गवर्नर रहते हैं पुर्तगीज के, वो रहते हैं नूनो डी चुना। जो 1529 से 1538 तक थर्ड गवर्नर बन के आते हैं और यही शिफ्ट करते हैं अपना कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा। ईस्वी में 1534 में कैप्चर किया जाता है बेसिन। 1535 में कैप्चर किया जाता है पुर्तगीज के द्वारा डिन। उसके बाद आगे चलते हैं, जो हमारे फोर्थ गवर्नर बनकर आते हैं, जो फोर्थ गवर्नर ऑफ पुर्तगीज रहते हैं, फोर्थ गवर्नर
वो रहते हैं कारगिया डी नोरोहा, जो 1538 में ही बनकर आते हैं और इनके द्वारा 1559 में दमन को कैप्चर किया जाता है। और पुर्तगीज़ एक सिस्टम निकालते हैं, क्या कौन सा सिस्टम निकालते हैं वो देखते हैं, कार्डरेज एमेडा। कार्डरेज एमेडा क्या होता है? कार्डरेज एमेडा वाज द सिस्टम कि आपको परमिशन लेना होगा ट्रेड करने। अब देखते हैं ये कार्डरेज एमेडा जो होता है सिस्टम, ये क्या होता है? ये एक लाइसेंस होता है कि आपको लाइसेंस लेना होगा टू ट्रेड इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में ट्रेड करने के लिए पुर्तगीज से लाइसेंस लेना पड़ता था। पुर्तगीज का ये लाइसेंस हुआ करता था टू ट्रेड इन अरेबियन सी। इन्होंने और एक सिस्टम निकाला था, उस सिस्टम को किस नाम से जानते हैं देखते हैं, एंड कैफाइल सिस्टम। अब ये कैफाइल सिस्टम क्या हुआ करता था कि जो भी शिप अरेबियन सी में जाएंगे उसके साथ एक पुर्तगीज का शिप भी जाया करता था। इसकी वजह क्या थी? अगर रीज़न पूछा जाए तो रीज़न ये हुआ करते थे, एक तो प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरा कोई पुर्तगीज के अगेंस्ट ना जाए, नॉट अगेंस्ट तो पुर्तगीज। इसलिए पुर्तगीज के एक शिप को भी भेजा जाता था इन द अरेबियन सी में, जिसको किस नाम से जाना जाता है? कैफाइल सिस्टम। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि पुर्तगीज का खात्मा किस तरह से होता है वो देखते हैं। 1632 ईस्वी में शाहजहां कैप्चर करते हैं पुर्तगीज के एरिया, जो कहाँ रहता है? हुगली में। ये आप भी जानते हैं हुगली कहाँ पर है? इन वेस्ट बंगाल। 1639 ईस्वी में मराठा कैप्चर करते हैं पुर्तगीज से, क्या? बेसेन एंड सेल्सेट। इसके बाद जो डच आते हैं, द डच, 1596 में। सबसे पहले ये जानते हैं डच बोलते किसको है? पीपल ऑफ नेदरलैंड या हॉलैंड। पीपल ऑफ नेदरलैंड या हॉलैंड के पीपल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? द डच कहते हैं। डच भी कैप्चर करते हैं पुर्तगीज से। डच कैप्चर एरिया फ्रॉम पुर्तगीज। क्या ये कितने एरिया को कैप्चर कर लेते हैं? सबसे पहला रहता है मलाबर, दूसरा रहता है मलाक्का, तीसरा जो रहता है ये रहता है श्रीलंका। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स भी कैप्चर करते हैं कौन कौन से राज्य वो देखते हैं। जब ब्रिटिशर आते हैं 1612 ईस्वी में, ब्रिटिशर डिफीटेड पुर्तगीज एंड कैप्चर सूरत। सूरत को कैप्चर कर लिया जाता है और सूरत में ही फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की जाती है बाय ब्रिटिशर्स के जरिए। फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश। जैसा कि हम लोग जानते हैं या आप भी जानते हैं, पुर्तगीज सबसे पहले तो इंडिया में इंटर करते हैं लेकिन सबसे लास्ट में जाते हैं। इसकी वजह बहुत सारी रहती है, लेकिन यहाँ अगर हम लोग देखें तो 1662 में जो ब्रिटिश के प्रिंस हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था? प्रिंस चार्ल्स,
उनको बॉम्बे दे दिया जाता है बाय पुर्तगीज के द्वारा। गिफ्ट नहीं दिया जाता है, फोर्ट डोरी। अब ये देखते हैं पुर्तगीज के आने की वजह से इंडिया में इफेक्ट क्या पड़ा। देखते हैं इफेक्ट ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। अगर हम लोग सबसे पहला हम लोग इफेक्ट की बात करें तो पुर्तगीज ही रहते हैं जो इंडिया का ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं। किसके साथ? जापान के साथ। स्टार्टेड ट्रेड विथ जापान। दूसरा, शिप बिल्डिंग डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे यूरोपियन इंडिया में इंटर कर देते हैं इन इंडिया। पेंटिंग प्रेस, जो पेंटिंग प्रेस रहता है ये पुर्तगीज के द्वारा ही सबसे पहले इंडिया में इस्टेब्लिश किया जाता है। जो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1555। और एक जो इनका इफेक्ट होता है इंडिया में, ये अपना पुर्तगीज रिलीजन इंडिया में स्प्रेड करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं 1540 में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय गोवा टेम्पल, गोवास मंदिर या टेम्पल्स, जिसकी वजह से इनके डिक्लाइन की शुरुआत हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं पुर्तगीज जो इंडिया में इंटर करते हैं, इंडिया में क्या क्या क्रॉप या प्रोडक्ट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर प्रोडक्ट की बात करें पुर्तगीज की, प्रोडक्ट सबसे पहले ही प्रोडक्ट हम लोगों का आ जाता है पुर्तगीज के द्वारा टबैको। दूसरा आ जाता है पिगमेंट, जिसे मूंगफली कहा जाता है। तीसरा है पोटैटो। चौथा है पाइनएप्पल। पांचवा है रेड चिली। सिक्स नंबर में आ जाता है पपाया। 7 नंबर में आ जाता है गुआवा, जिसे अमरूद कहा जाता है। और जो लास्ट रहता है वो क्या रहता है? ऑरेंज। इतने सब चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है बाय द पुर्तगीज के द्वारा। अब देखते हैं पुर्तगीज का क्या रीज़न रहता है जो डिक्लाइन हो जाता है इंडिया में। अगर हम लोग डिक्लाइन देखते हैं पुर्तगीज के, अगर देखते हैं डिक्लाइन, सबसे पहले ही जो रहता है रूल करप्ट रहता है, करप्ट रूल। दूसरा क्या रहता है? इनएप्रोप्रिएट ट्रेड पॉलिसी, इनएप्रोप्रिएट ट्रेड पॉलिसी। तीसरा रहता है लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स की वजह से भी डिक्लाइन हो जाती है। चौथा रहता है रिलीजियस पॉलिसी। जिस तरह से आप जानते हैं पुर्तगीज अपना रिलीजन फैलाने लगते हैं इंडिया में, जिसकी वजह से इनकी डिक्लाइन होती है। पांचवा रहता है राइज ऑफ मुगल्स। छठा रहता है राइज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड डचेस ये डिक्लाइन रहती है, ये रीज़न रहती है फॉर अ डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिशर्स। लेकिन आप जिस तरह से जानते हैं सबसे पहले सी रूट या यूरोपियन से आने वाले पुर्तगीज रहते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगीज रहते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने 1947 में इंडिया को आज़ाद कराया जाता है, लेकिन 1961 में पुर्तगीज से 2 यूटी को हम लोग रिकैप्चर करते हैं, मतलब उनसे हम लोग आज़ादी पाते हैं। जो क्या रहता है? गोवा
एंड दमन एंड दीव। जिस तरह से हम लोग जानते हैं जब पुर्तगाल से हम लोग इसको रिलीज कराते हैं तो हम लोग का ये दोनों ही यूटी बन जाता है, यूनियन टेरिटरी। लेकिन ये आप भी जानते हैं गोवा जो रहता है ये 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 के तहत, जो आप भी जानते हैं जब ये गोवा रिलीज किया जाता है तो इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। लेकिन गोवा को हम लोग 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 के तहत हम लोग गोवा को क्या बना देते हैं, स्टेट बनाते हैं, जो हमारा 25th स्टेट ऑफ इंडिया होता है। और गोवा ही जो गोवा है ये गोवा ही हमारे हिंदुस्तान का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जिस तरह से हम लोग जानते हैं पुर्तगाल सबसे पहले आते हैं लेकिन पुर्तगाल सबसे लास्ट ही जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पे पुर्तगाल का पूरी डिक्लाइन खत्म हो जाती है 1961 में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो हमारे आएंगे एक डच के बारे में, दूसरा ब्रिटिशर्स के बारे में। ये दो टॉपिक हमारा सेकेंड पार्ट में आएगा, पार्ट नंबर 2। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इससे पहले प्रीवियस वीडियो है उसको आप जरूर देखें। सो थैंक यू।